हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम अर्ली मेडिवल पे ही फोकस करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी योर पार्ट 17 और चोला, चेरा, पांड्या, संगम, मेज, इन सब के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको याद होगा हमारी एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी थी पार्ट 16 के ऊपर, और हमने अर्ली मेडिवल पीरियड शुरू कर दिया है जिसमें हमें बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ मिल रही हैं, जिनमें से कुछ बड़ी ज़्यादा फ्लरिश करेंगी और कुछ जो होंगी वो आएंगी और जाएंगी। दैट विल हैपन हियर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ी सारी डायनेस्टीज़ हमें यहाँ पे कंटेम्प्रेरी भी मिल रही हैं। तो कंटेम्प्रेरी जब मिलती है चीज़ तो वो मैं वहाँ पे आपको बता दे रही हूँ साथ के साथ। बाकी हम डायनेस्टीज़ एज यूजुअल इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर की अगर आपको याद हो तो हमने पोस्ट गुप्तास पढ़ा था और हम मेडिवल यानी कि अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड में एंटर इन कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द चोला, चेरा, पांड्यास। सबसे पहले चलो हमने पढ़े थे अशोका के मेजर पिलर्स। याद हो अगर आपको, मेजर एडिक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें एक एडिक्ट था जिसके ऊपर चेरा के बारे में मेंशन था। ठीक है, चेरा को क्या बोला गया था? तो केरला पुत्र। तो यहाँ से इनकी लोकेशन क्लियर हो रही है कि केरला वाले रीजन में आपको चेरास मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके साइंस देख लेते हैं। जैसे इनके जो फ्लैग हुआ करते थे उसके ऊपर इन्होंने कुछ साइन ले रखे थे, जैसे कि चेरा, जिनको केरला पुत्र भी बोला जाता है। तो इनका ये तीर और धनुष वाला जो साइन था ये इन्होंने ले रखा था, बो एरो का साइन इन्होंने ले रखा था। और इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज एट कराल। कराल वाज इन केरला। तो केरला वाला जो क्षेत्र है आपका ये वाला पूरा, तो यहाँ पे ये रूल किया करते थे चेरा वाले। फिर उसके बाद आते हैं पांड्यास। पांड्या की जो सिंबल था दैट वाज फिश, मछली इनका सिंबल हुआ करता था। और इनकी कैपिटल कहाँ पे थी? मदुरई में। तो यहाँ से पता लग रहा है तमिलनाडु वाले एरिया में ये फ्लरिश कर रहे हैं। वहीं पे आते हैं फिर थर्ड, दैट इज़ चोला। चोला का जो साइन था दैट वाज टाइगर, और इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी दैट वाज एट उरैयूर। ठीक है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला रीजन हुआ करता था। चोला का साइन क्या आ गया? टाइगर। तो ये तो हो गया बेसिक सा चोला, चेरा, पांड्यास के बारे में। अब इंडिविजुअली तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो अगेन सोर्सेज आगे कि कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट चेरास। तो चेरा की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मणा से। अब याद करो, हमने ऋग्वेद पढ़ा था, आपको कुछ याद हो अगर, तो उसके हमने फिर स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा था, होत्री, मोत्री, कोत्री, अगर आपको ध्यान हो। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसके दो ब्राह्मणास थे ऋग्वेद के। एक से मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, ए फॉर ऐत्रेय ब्राह्मणा और के फॉर कशितकी ब्राह्मणा। याद हो अगर आपको थोड़ा थोड़ा, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। तो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण था ऐत्रेय ब्राह्मणा, तो उसके अंदर हमें चेरा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ चेरा की लोकेशन आप देख चुके, कौन से एरिया में है? केरला में है। कैपिटल क्या थी इनकी? तो कैपिटल वॉज कराल। ठीक है, और साइन क्या था इनका? बो एंड एरो, तीर और धनुष। ये चीज़ें तो बेसिक सी थी जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए चेरास के बारे में। नाउ इनको चेरा पुत्र भी बोला जाता है, केरला पुत्र भी बोला जाता है। चेरा पुत्र कहाँ पे बोला गया है? ऐत्रेय ब्राह्मणा के अंदर। और याद करो अशोका का जो मेजर एडिक्ट हुआ करता था उसके ऊपर चेरा और पांड्यास का मेंशन करा गया था, और चेरास को बोला गया था केरला पुत्र। ठीक है, चोलास का मेंशन नहीं था। जो अशोका का सेकंड एडिक्ट हुआ करता था उसके ऊपर चोलास का मेंशन बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ चेरा और पांड्या का। चेरा के लिए भी क्या वर्ड यूज़ किया गया था? तो केरला पुत्र का वर्ड यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद उदयन जरैल आते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया था वहाँ पे इन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो भी महाभारत वाले फाइट में जिनकी जनरेशन्स एक टाइम पे इन्वॉल्व हुआ करती थी। ठीक है, तो उसके लिए जाने जाते हैं उदयन जरैल। तो ये भी चेरा किंग हुआ करते थे। एक आते हैं सेन गुत्रन। सेन गुत्रन जो थे ये भी एक चेरा किंग हैं। इन्होंने क्या किया था? एक कन्नगी पूजन इन्होंने शुरू करा था। कन्नगी पूजन में बेसिकली पत्नियों की पूजा करी जाती है, और इन्होंने आसपास के मोहल्ले से बड़े सारे किंग्स को भी इनवाइट किया था। जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका था तो श्रीलंकन किंग को भी इन्होंने इनवाइट कर दिया था कन्नगी पूजा में। तो साथ में चोला को, पांड्या को, जो भी उनके किंग्स हुआ करते थे, कंटेम्प्रेरी है ना एक दूसरे के सारे, तो इन्होंने इन्विटेशन दिया था इनको फॉर द पार्टिसिपेशन इन कन्नगी पूजन। तो कन्नगी पूजन किसने शुरू किया था? सेन गुत्रन ने। उसके बाद हम देखते हैं आदिगमन। आदिगमन ने शुगर केन फार्मिंग शुरू करी थी। क्या किया? शुगर केन फार्मिंग को शुरू किया किसने? आदिगमन ने। ये भी कौन था? चेरा किंग था। अब ट्रेड जो था वो भी काफ़ी फ्लरिश कर रहा था चेरा के टाइम पीरियड में, और हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं चेरास के, जो कि केरला वाले एरिया में हुआ करते थे। जैसे कि मुजिरिस पोर्ट, ये किसका है? चेरास का पोर्ट है, बंदरगाह है। और रोम के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं इस तरफ, सेंट्रल एशिया के साथ
और यूरोप के साथ, तो सभी के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं फ्रॉम द मुजिरिस पोर्ट। एक और था इनका, दैट इज़ बंदर चेरा पोर्ट। ये भी किसका पोर्ट हुआ करता था, ये भी किसका बंदरगाह था, तो चेरास का था। सेकंड हमने देखे पांड्यास। देखो चेराज हमने पढ़ लिए केरला वाले क्षेत्र में, नाउ पांड्यास आ रहे हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, मदुरई में थी। साइन याद करो क्या था, तो मछली का साइन था, ठीक है, ये तो पता होने चाहिए पहले स्टार्टिंग में। नाउ पांड्यास का एक सोर्स तो हमें पता है कौन सा मिलेगा, जो अशोका का सेकंड वाला मेजर एडिक्ट हुआ करता था, अभिलेख हुआ करता था। तो वहाँ पे मेंशन है, एक तो केरला पुत्र के बारे में यानी कि चेरा के बारे में, और दूसरा किसके बारे में मेंशन था, पांड्यास के बारे में मेंशन था। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये भी कंटेम्प्रेरी थे और कितने टाइम पीरियड से चलते आ रहे थे ये। जब अशोका मौर्यन एम्पायर के बारे में हम पढ़ते हैं तब से ये भी चलते आ रहे थे। तो और यहाँ पे बेसिकली राजा वगैरह थे, तो उनके साथ ना तो लड़ाई थी, उनके साथ बेसिकली एक तरह का आप बोल सकते हो कि सुजरैनिटी बोल सकते हो, या फिर यूँ कह लो आपकी कोलैबोरेशन कर ली गई थी कि हम एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। सो साइन क्या है पांड्यास का, फिश है। लैंग्वेज तमिल इमर्ज करके आती है। और इनकी सोसाइटी देखो, इट वॉज मैट्रीलिनियल। गौतमी पुत्र सतकर्णी, अगर आपको सतवाहना वाला जो टाइम पीरियड था वो याद हो, तो वहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा था, मैट्रीलिनियल। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कहाँ पे, पांड्यास के बारे में, तो मैट्रीलिनियल सोसाइटी मिलेगी, यानी कि मातृ जो मम्मी होती हैं उनकी डोमिनेंस देखने को मिलती है। जो बड़ी वाली लेडी होगी घर के अंदर, उनकी डोमिनेंस देखने को मिलेगी। पर्ल्स के लिए काफ़ी जाने जाते थे ये, वो जो हीरे होते हैं ना, मिलते हैं आपको समंदर के नीचे, तो पर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। इसके बाद इंडिका बुक याद करो, मेगस्तनी ने लिखी थी ना, तो ये भी पांड्या के बारे में मेंशन करते हैं। तो दो सोर्सेज हमें मिल गए, एक तो अशोका का सेकंड मेजर एडिक्ट, और सेकंड कौन सी मिल गई, एक बुक मिल गई जो कि थी इंडिका, किसने लिखी थी, मेगस्तनी ने लिखी थी। इन्होंने समंदर की वर्शिप करना शुरू किया। ये देखो, चेराज ने क्या किया, कन्नगी पूजन शुरू किया। पांड्यास ने क्या किया, सी वर्शिप शुरू कर दी, समंदर की वर्शिप शुरू कर दी। कौन से राजा ने शुरू करी थी, तो एक नेडियन करके हुआ करते थे, उन्होंने शुरू करी थी, याद रखिएगा इसको। और वॉरियर अगर देखें तो बहुत प्रोमिनेंट मिलेंगे आपको, बट स्टिल जो चोलाज होंगे वो पांड्यास को बाद में डिफीट कर देंगे। सेकंड एडिक्ट ऑफ अशोक का वो भी मेंशन करता है अबाउट द पांड्यास। ट्रेड फॉरेन कंट्रीज़ में भी हुआ करता था इनका, कॉटन ट्रेड भी था इनका, बट आप देखोगे अब जब चोलाज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे तो चोलाज जो होंगे वो ज़्यादा कॉटन ट्रेड करेंगे इफ़ कंपेयर टू द पांड्यास। नाउ चोलास के बारे में देखते हैं। अभी चोलास याद करो चालुक्यस के बारे में, चालुक्य 3 बार इमर्ज हुए थे ना, उसी तरह से चोला भी 2 बार इमर्ज होंगे। ये जो अभी पढ़ रहे हैं हम, ये 100 से लेके 300 एडी की बात चल रही है, और जो दूसरे वाले चोलास आने वाले हैं हमारे पास वो होंगे 8th सेंचुरी एडी में, ठीक है, 8th सेंचुरी एडी। तो ये जो चोलास थे इन्होंने क्या किया, श्रीलंका को अटैक किया था। यहाँ पे उरैयूर इनकी कैपिटल हुआ करती थी, साइन इनका टाइगर था। तो श्रीलंका को इन्होंने काफ़ी बार जो है वो अटैक किया। कॉटन का ट्रेड बहुत ज़्यादा किया इन्होंने, पांड्या भी कर रहे थे कॉटन का ट्रेड, पर जो चोलाज ने करा वो ज़्यादा था इफ़ कंपेयर टू द पांड्यास। बाकी लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता है चोलाज के टाइम पीरियड में, स्कल्पचर फ्लरिश करता है। और इनके बारे में हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो पनिनी किसके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, नंदा के, नंदा के भी स्पेशली धनानंद के। तो इन्होंने बुक लिखी थी एक अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्यायी के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है चोलास के बारे में, ठीक है। चोलास के बारे में हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अष्ट अध्यायी से। उसके बाद कराईकल, कराईकल एक इम्पॉर्टेंट किंग हुए हैं इन चोलास के। इन्होंने बेसिकली एक डैम बनवाया था, कौन सी रिवर के ऊपर, तो कावेरी रिवर के ऊपर। किस रिवर के ऊपर, कावेरी रिवर के ऊपर, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ ये सबकी बंदरगाहें एक जगह पे मैंने नोट डाउन कर दी हैं। चेरा की अगर देखें तो मुजिरिस और बंदरपूंछ आ जाएगी, सॉरी बंदरपूंछ बोलती है, वो तो पीक है जहाँ से यमुना इमर्ज करती है। बंदरचेरा, बंदरचेरा पोर्ट का नाम है। चोला के कौन कौन से पोर्ट हैं, तो पुहार है और उरैयूर, उरैयूर तो इनकी कैपिटल भी थी, दूसरा याद रख लो पुहार। एंड पांड्या के अगर पोर्ट देखें तो कौन से थे, कोरकाया और सलियूर। पांड्या के कौन से थे, कोरकाया और सलियूर। एक काम करो, अगर नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में, तो पांड्याज में ही लिख लो, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना के दोनों पोर्ट्स का नाम लिख लो अगर आप नोट्स बना रहे हो। तो कौन कौन से, कोरकाया और सलियूर, ये किसके पोर्ट हैं, किसके बंदरगाह हैं, तो ये पांड्यास के हुआ करते थे। नाउ एक संगम एज भी आई जिसमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर डेवलप करेगा। 1st to 3rd सेंचुरी की बातचीत चल रही है यहाँ पे। बड़े एमिनेंट यहाँ पे आपको राइटर्स मिलेंगे जिन्होंने डिफरेंट बुक्स लिखी। एक बुक देखोगे आप, दैट इज़ जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि बेसिकली जैन लिटरेचर हुआ करता था, जीवक चिंतामणि। उसके बाद एक है सिलापदी कलम या सिलापदी करम, तो इलांगो अडिगल इसके राइटर हैं और ये भी एक जैन लिटरेचर है।
फिर आया तोलकाप्यम। तोलकाप्यम याद करो, जब हमने संगम पीरियड पढ़ा था, याद है ना, थोड़ा सा उसी की समरी दी हुई है यहाँ पे। संगम पीरियड जब हमने पढ़ा था तो 3 मीटिंग्स देखी थी, जिसमें जो दूसरी थी वो थी कारापट्टम। कारापट्टम में हमने देखा था कि तोलकापियन ने उसको प्रिसाइड किया था, और जब प्रिसाइड किया था तो उन्होंने एक बुक कंपाइल कर दी थी और बुक का नाम रख दिया था तोलकापियम। ठीक है, तो ये तमिल लिटरेचर था। इसके बाद तिरुकुराल आता है। तिरुकुराल बुक को बोला जाता है बाइबल ऑफ तमिल, तमिल लैंग्वेज की बाइबल। उसके बाद आता है मणिमेकाली। मणिमेकाली जो है ये एक सतनार लड़की थी, एक उसने लिखी थी, और ये बुद्ध लिटरेचर था। ठीक है, बुद्धा जी के बारे में इसमें मेंशन मिलेगा आपको, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखो, ये वाले चोला किंग्स है ना, ये इकट्ठे करवा देती हूँ मैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न रह जाता है। ये जो हमने देखे बिल्कुल साउथ में, ये पहले इमर्ज हुए थे, ये 1st to 3rd सेंचुरी में इमर्ज हुए हैं ये वाले चोला, जहाँ पे कराइकल के बारे में हमने पढ़ा, 1st to 3rd। अब जो अगले चोलास पढ़ रहे हैं ना हम, ये आएंगे 8th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, ये इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे हमें, जैसे चालुक्यस हमने इकट्ठे पढ़े थे, तो नहीं तो पता नहीं चलता फिर। तो ये जो आ रहे हैं ये 8th सेंचुरी एडी में आ रहे हैं। सबसे पहले फाउंडर याद रख लो, शॉर्ट वीडियो भी मैंने इसके बनाए हुए हैं, अगर आपको देखने होंगे तो देख लेना उनको भी। तो 850 सीई में विजयलाया करके आते हैं। पल्लवा के साथ इनकी नहीं बनती थी, तो ये फाउंडर कंसीडर किए जाते हैं चोलास के, जो 8th सेंचुरी में आ रहे हैं। ठीक है, 8th सेंचुरी से लेके ये कहीं ना कहीं 11th सेंचुरी तक टिकेंगे। और फिर सेकंड किंग आते हैं आदित्य वन। अब याद करो, अपराजित पल्लवा किंग आया था, कुछ याद आया? अपराजित, जिसका मीनिंग मैंने बोला था कि अपराजित का मतलब होता है कभी ना हारने वाला। पर आदित्य वन आते हैं चोला किंग्स के और इनको डिफीट कर देते हैं और फाइनली पल्लवास को ख़त्म कर देते हैं। फिर पल्लवास को रिप्लेस कर लिया था किसने? चोलास ने। बार बार रिवाइज करोगे तो याद रह जाएगा, अभी हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे। उसके अलावा अगर पीडीएफ चाहिए होगा ना तो टेलीग्राम से डाउनलोड करना। चलो नेक्स्ट किंग आते हैं प्रांतक वन। प्रांतक वन के बारे में मेंशन है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के ऊपर। ये भी अभी हम देखेंगे किस तरह से मदुरई पे अटैक करेंगे, पर अभी सिर्फ इतना याद रखो कि प्रांतक वन की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। प्रांतक वन के बाद प्रांतक टू आते हैं, इनको उत्तम चोला का टाइटल दिया गया। प्रांतक टू के बाद आएंगे राजा राजा। राजा राजा को अरमोली वर्मन भी बोला जाता था, अभी देखते हैं इनके बारे में डिटेलिंग। राजा राजा के बाद राजेंद्र आएंगे, राजेंद्र के बाद आएंगे राजा अधिराजा, फिर आएंगे कोलुतुंग। कोलुतुंग बहुत ही वीक राजा हुआ करता था और इसके बाद डिक्लाइन जो है वो शुरू होता हुआ आपको दिख जाएगा चोला किंग्स का। नाउ उस टाइम पे जब चोला फ्लरिश कर रहे हैं तो आप नोटिस करोगे कर्नाटका वाले एरिया में, ये देखो अब यहाँ पे चोला कर रहे हैं फ्लरिश पल्लवा को रिप्लेस करके। ठीक है, यहाँ पे होयसलाज वाले करेंगे। होयसला एक छोटी सी डायनेस्टी आएगी, तो यहाँ पे होयसला भी क्या कर रहे हैं? फ्लरिश कर रहे हैं। और पांड्यास जो होंगे वो कहीं ना कहीं दोबारा से रिवाइव करेंगे, पांड्यास दोबारा से रिवाइव करने की ट्राई करेंगे। चलो नाउ प्रांतक वन पे आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट किंग है। सबसे पहले विजयलाया की कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, और आदित्य वन को रियल फाउंडर भी कंसीडर कर लिया जाता है, बिकॉज इन्होंने किसी किंग को मारा था, आदित्य वन को मारा, अपराजित को मारा था आदित्य वन ने। और अपराजित कौन से किंग थे? तो पल्लवा डायनेस्टी के किंग थे। ओके, प्रांतक वन ने क्या किया? मदुरई के ऊपर अटैक किया। मदुरई के ऊपर अटैक करने के बाद खुद को टाइटल दे दिया मदुरई कोंडा। याद करो, कोंडा कोंडा बार बार बतापी कोंडा, अगर आपको थोड़ी सी याद हो लास्ट के लेक्चर्स की। तो हम देखते हैं कोंडा का मतलब होता है किंग। तो जब भी ये किसी रीजन में अटैक करते थे, किसी को डिफीट करते थे, तो अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए उनका टाइटल ले लिया करते थे। तो जैसे ही प्रांतक वन ने अटैक किया मदुरई वाले एरिया में, तो खुद को टाइटल दे देते हैं मदुरई कोंडा का। उसके बाद नेक्स्ट किंग आते हैं राजा राजा वन। जो प्रांतक टू थे उनका कुछ खास कंट्रीब्यूशन है नहीं, उत्तम चोला का टाइटल उनको दिया गया था, वही बात याद रखने वाली है। और यहाँ पे अब देखते हैं अरुमोली वर्मन के बारे में। अरुमोली वर्मन का ही राजा राजा वन भी नाम था। 985 to 1014 CE में ये रूल करेंगे। इन्होंने बहुत सारा चोला एम्पायर जो था वो एक्सपांड करवाया। अब ये क्या करेंगे? ये जाएंगे श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में अटैक करेंगे। वहाँ पे क्या था? ज्वेलरी थी जो भी राजा के पास, और जो भी पैसा वगैरह था उसको उठाएंगे और वापस से आ जाएंगे। ठीक है, अपने एरिया में, चोला जहाँ पे एम्पायर एक्सपांड कर रहा था। तो ज्वेलरी उठाई, रिसोर्सेज उठाए। सेलन जो था वो पुराना नाम हुआ करता था श्रीलंका का, और वहाँ पे जो राजा था उसका नाम था महिंदा 5 श्रीलंका के अंदर। उसको डिफीट किया और वापस आ गए। ठीक है, नेवल बैटल ऑफ कंडलूर सलाई भी बोलते हैं इसको, कंडलूर सलाई, क्योंकि नेवल बैटल हुई थी इस वजह से। अब जैसे ही उसके बाद इन्होंने क्या किया? मदुरई को भी कैप्चर कर लिया। मदुरई को कैप्चर करने के बाद इन्होंने खुद को टाइटल दे दिया महामुंडी कोंडा।
किसका टाइटल दिया? महामुंडी कोंडा का। उल्कानंद पेरूमल, ये भी इनका टाइटल है। उल्कानंद होते हैं मेटियोर को, आपने सुना होगा, पत्थर आते हैं कई बार स्पेस में से और अर्थ के साथ हिट कर जाते हैं, तो वही होते हैं उल्कास, ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं उनको। उल्कानंद पेरूमल का टाइटल किसने लिया था? अरुमोली वर्मन ने। अरुमोली वर्मन कौन थे? राजा राजा वन ही थे। उसके बाद इन्होंने एक टेम्पल बनवाया जिसका नाम है बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? अरुमोली वर्मन ने बनवाया था, राजा राजा वन ने बनवाया था। और बृहदेश्वर टेम्पल को ही राजा राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल को ही राजा राजा, अरुमोली वर्मन को ही बोल रहे हैं ना राजा राजा, तो अपने नाम पे भी नाम इन्होंने डाल दिया था बृहदेश्वर टेम्पल का। तो राजा राजेश्वर टेम्पल भी इसी को बोलते हैं। लोकेशन कहाँ पे है? तो तंजौर में मिल जाएगा। और कौन सी टाइम पीरियड में बनवाया? तो 1010 CE में, ठीक है। द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल था। 3 तरह के टेम्पल होते हैं बेसिकली। एक होते हैं नगर स्टाइल, जो आपको नर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिल जाता है। तो कहाँ पे? नगर स्टाइल मिलता है आपको नॉर्थ वाले पार्ट में, द्रविड़ मिलता है आपको साउथ वाले पार्ट में, वेसरा आपको ज़्यादातर सेंट्रल में मिलेगा पर नॉर्थ में भी मिल जाएगा, और जो आपका साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे भी मिल जाता है। वो बेसिकली नगर और द्रविड़ का मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पे द्रविड़ स्टाइल टेम्पल हमें मिलता है, कौन सा? बृहदेश्वर टेम्पल। आर्ट एंड कल्चर में पूरा डिटेलिंग देखेंगे इसके बारे में। नाउ एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी बनवाई इन्होंने, कहाँ पे? नागापट्टिनम में। उसके अलावा मालदीव्स को भी इन्होंने एनेक्स कर लिया था ताकि जो ट्रेड रूट था इंडियन ओशन के अंदर उसको सिक्योर करके रखा जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे थे श्री विजय के साथ। देखो ये आ गया इंडिया आपका, ये श्रीलंका इन्होंने अपने अधीन कर लिया, यहाँ पे मालदीव्स आएगा, मालदीव को इन्होंने अपने अधीन कर रखा है, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न नेशंस आएंगे, यहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया, जो सुमात्रा और जावा वाला एरिया है ये भी अपने अधीन कर लिया। तो अधीन ही है एक तरह से, डिप्लोमेटिक रिलेशन बन गए हैं तो अच्छे रिलेशन है, मतलब यहाँ से कोई कभी भी अटैक नहीं होने वाला, ठीक है। तो सिलेंदर डायनेस्टी यहाँ पे फ्लरिश कर रही थी उस टाइम पे, ये जो इंडोनेशिया वाला एरिया था यहाँ पे सिलेंदर डायनेस्टी इमर्ज कर रही थी। अभी देखो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो राजा राजा के अच्छे हैं सिलेंदर डायनेस्टी के साथ, पर जो राजा राजा का बेटा राजेंद्र उसकी बिगड़ जाएगी थोड़ी सी सिलेंदर डायनेस्टी के साथ। क्यों बिगड़ी वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये था राजा राजा वन का कॉन्टेक्स्ट। कहाँ कहाँ पे? मालदीव को एनेक्स कर लिया, श्रीलंका को लूट लिया, जावा और सुमात्रा वाले एरिया को कैप्चर कर लिया, नागापट्टिनम में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनवा दी। तो ये सारी चीज़ें थी राजा राजा के बारे में। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन राजेंद्र वन। 1014 से लेके 1044 CE तक ये रूल करेंगे एंड इन्होंने पूरा का पूरा श्रीलंका जो था वो कॉन्कर कर लिया था। महिंदा 5 को ना, इसके जो पापा थे राजेंद्र वन के, राजा राजा, उन्होंने तो छोड़ भी दिया था पर राजेंद्र वन ने नहीं छोड़ा, पूरी तरह से उसको अपने अधीन कर लिया और अपने साथ ले गया था वापस, ठीक है। वेस्टर्न चालुक्यस को इन्होंने क्या किया? डिफीट किया था। अब याद करो कल्याणी पढ़ा था हमने, चालुक्यन ऑफ कल्याणी, तो उनको डिफीट किया था किसने? राजेंद्र वन ने। तो ये कंटेम्प्रेरी आ गए एक दूसरे के। इसके बाद अगर आपको थोड़ी सी याद हो तो हमने पढ़ा था ट्राइपेटाइट स्ट्रगल, तो उसमें एक डायनेस्टी फ्लरिश कर रही थी यहाँ पे बंगाल वाले एरिया में जिसका नाम था पाला। तो अभी जब राजेंद्र रूल कर रहे हैं ना तो यहाँ पे रूल कर रहा है महिपाल। कौन रूल कर रहा है? महिपाल। अब राजेंद्र को क्या करना था? गंगा का पानी लेना था, तो ये अपने साथ एक मटका सा ले जाते हैं, एक कटोरा से ले जाते हैं बेसिकली। महिपाल ने मना कर दिया इनको, तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और जैसे ही लड़ाई होती है तो महिपाल को ये डिफीट कर देते हैं और गंगा का पानी उस अपने कंटेनर में भर लेते हैं और खुद को एक टाइटल दे देते हैं, दैट इज़ गंगाई कोंडा। तो मैंने बताया ना जिस भी एरिया को ये डिफीट करेंगे वहाँ का टाइटल ले लेंगे। तो गंगा को जीतने वाला, गेंग्स को जीतने वाला, उसका क्या मतलब हो गया? गंगाई कोंडा। तो ये गंगाई कोंडा किसका टाइटल था? तो राजेंद्र वन का टाइटल था। नाउ श्रीलंका इन्होंने अपने अनेक्स कर लिया है, मालदीव्स के साथ वैसे ही ट्रेड रूट चल रहा है और यहाँ पे आप देखोगे कि जो गंगाई कोंडा का इन्होंने टाइटल लिया, वापस आएंगे अपने एरिया में और अपने एरिया में बोलेंगे कि एक यहाँ पे हम छोटा सा तालाब बनाएंगे। तालाब बनाया और तालाब का नाम रखा चोलम गंगम। क्यों रखा? क्योंकि ये जो गंगा का पानी लाए थे वो उसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी है राजेंद्र वन की। अब सिलेंदर डायनेस्टी को याद करो। सिलेंदर डायनेस्टी में क्या हुआ? इनके कोर्ट में बात चल रही थी राजेंद्र के बारे में कि राजेंद्र वन एक बहुत ही एमिनेंट राजा है। अब देखो अगर कोर्ट में बैठे हुए मंत्री किसी और राजा की तारीफ करने लग जाएंगे तो उधर के राजा को कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो जो सिलेंदर डायनेस्टी
के राजा थे उनको बुरा लग जाता है, वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर राजेंद्र मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको डिफीट कर दूंगा बहुत इजीली। ये बात खबरी दे देता है किसको, राजेंद्र वन को। और जैसे ही ये खबर पहुंचती है राजेंद्र वन के पास, राजेंद्र वन ने भी लुंगी बांधी और आगे कहाँ पे, सिलेंडर डायनेस्टी के पास, यानी कि जावा, सुमात्रा और ये इंडोनेशिया वाला जो एरिया था वहाँ पे आ जाते हैं और इनको डिफीट कर देते हैं फाइनली। और सिलेंडर डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जिसका नाम था कदरम। तो जैसे ही सिलेंडर डायनेस्टी को इन्होंने डिफीट किया, खुद के लिए एक टाइटल ले लिया, दैट इज़ कदरम कोंडा, यानी कि कदरम को जीतने वाला। नाउ डिक्लाइन कब शुरू होता है चोलास का, तो राजा अधिराजा वगैरह आता है, कोलुतुंग का लड़का था राजा अधिराजा, तो बेसिकली दादा थे मतलब राजेंद्र इनके, कोलुतुंग। और देखा था ना आपने, राजा राजा आए पहले, फिर राजेंद्र आए, फिर लिखा था राजा अधिराजा, फिर आएंगे कोलुतुंग। कोलुतुंग काफ़ी वीक रूलर था और इसी टाइम पे जो श्रीलंका था वो भी इनसे निकल गया हाथ से, मालदीव भी निकल गया, सिलेंडर डायनेस्टी भी निकल गई, यानी कि जो जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया वाला एरिया था। और जो ये इतनी अच्छी, और चोला इम्पीरियल चोलास भी इनको बोला जाता है, और इतनी अच्छी ग्लोरी इनकी जो बन रही थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है विद द कोलुतुंग, ठीक है, क्योंकि वीक रूलर आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। सो यहाँ पे चोलास का हम देखते हैं एंड हो जाता है। नाउ क्या क्या डेवलपमेंट हुई जब ये इम्पीरियल चोलास इमर्ज कर रहे थे। सबसे पहले तो ये शिवाइट बिलीवर थे, यानी कि शिवजी जी की पूजा किया करते थे, साथ में विष्णु जी की भी पूजा करते थे। इनकी नेवी काफ़ी स्ट्रांग थी, आपने देखा ना इंडियन ओशियन में कितना ज़्यादा इन्होंने अपना डोमिनेंस बनाया। मालदीव्स को इन्होंने कॉन्कर किया, श्रीलंका को इन्होंने कॉन्कर किया, साउथ ईस्टर्न एशिया को इन्होंने कॉन्कर कर लिया। तो इनकी जो नेवी थी दैट वाज हाईली स्ट्रांग। और टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, राजा राजा वन का एग्जाम्पल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, पूरा रूल सेंटर का नहीं चलेगा, लोकल लेवल पे भी थोड़ी सी अथॉरिटी दे दी जाएगी ताकि वो बेटर वहाँ पे जो भी सोसाइटी को चीज़ें चाहिए उसके ऊपर काम कर सकें। और फाइनेस्ट लेवल की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो ड्यूरिंग द इम्पीरियल चोलास ही हमने देखी है, ठीक है। उसके अलावा ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी यहाँ पे डेवलप होते हैं, जैसे कि नटराज की। अब नटराज क्या चीज़ है, नटराज हैं शिवजी जी, आई थिंक यहाँ पे पिक्चर थी लगाई हुई, नहीं स्किप हो गई है, एनीवेज ऐसे बता देती हूँ, आपने देखी होगी। जैसे जब भी डांस कंपटीशन होते हैं तो आपने देखा होगा एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर रखा होता है, सभी ने शिवजी जी को दिखाया होता है, जटाएं उनकी बिल्कुल फैली होती हैं, गंगा को रिप्रेजेंट करती हैं, फिर 4 हाथ दिखाए होते हैं और पैरों के नीचे एक अपसमरा को दिखाया होता है कि वो भूत है, भूत या डेविल बोल लो, डेविल ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, तो कि डेविल को डिफीट कर दिया शिवजी जी ने, तो तांडव भी कर रहे हैं साथ में, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं नटराजा के अंदर, ठीक है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। और ये हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ए राइट हैंड में क्या लिया हुआ है उन्होंने, लेफ्ट हैंड में क्या पकड़ा हुआ है, वो देखेंगे अभी। इन्होंने एम्पायर को मंडलों में डिवाइड कर दिया था, मंडल यानी कि प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, और मंडल को और छोटी यूनिट्स, अब देखो एम्पायर इतना बड़ा है, इसको 2 मंडलों में कंसीडर कर लेते हैं कि डिवाइड कर दिया। अब इन मंडलों को भी क्या किया, छोटे छोटे नाडूज में डिवाइड कर दिया इस तरह से। अब इन नाडूज को भी क्या किया, वल नाडू में डिवाइड कर दिया। अभी 6 बॉक्स थे, अब आप नोटिस करोगे कि और छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाएंगे। अब इन वलनाडु को तालुका भी बोलते थे, इनको और छोटे छोटे विलेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो अच्छे से फ्लरिश हो सके, इस वजह से। नाउ आप देखोगे ये जो विलेजेस थे, यहाँ पे कुछ टाउन भी आपको मिलेंगे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी उसको नगरम बोल दिया करते थे। नाउ जो चोला के विलेजेस हुआ करते थे वो लैंड ग्रांट्स दिया करते थे डिफरेंट लोगों को। कौन कौन सी लैंड ग्रांट्स हैं अभी देखते हैं उनके बारे में, जैसे कि ऑफिशियल्स को दे दी ज़मीन, टेम्पल के लिए ज़मीन दे दी, देवदान जिसको बोलते थे, ब्राह्मण को दे दिया जिसको ब्रह्मदेया भी बोलते थे या फिर अग्रहार भी बोलते थे, जो ब्राह्मण को ज़मीन दी जाती थी। क्या क्या बोलते थे, या तो ब्रह्मदेया बोल देते थे या तो अग्रहार बोल दिया करते थे। विलेजेस को इन्होंने कंट्रोल किया, किस फॉर्म में, असेंबली और सभा की फॉर्म में। और ब्राह्मण जो थे उनका कहीं ना कहीं डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द इम्पीरियल चोलास। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर देखें तो उत्तर में रूर इंस्क्रिप्शन के ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे एक राजा के बारे में भी इन्फॉर्मेशन थी, याद करो कौन था, प्रांतक वन, जिसने मदुरई कोंडा का टाइटल लिया था। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन देखोगे तो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी टेम्पल के लिए जिसको देवदान बोला गया, और एक्सपांशन हुई ड्यू टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के ऊपर इकॉनमी अभी भी डिपेंड कर रही है। टाइप ऑफ लैंड बताई गई है, एक होती है, चलो इजी सी करते हैं, सबसे पहले शाला भागा, पाठशाला पता है ना किसको बोलते हैं, स्कूल को, तो ऐसी ज़मीन जो किसको दे दी जाती थी, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल,
ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया करते थे, शाला भागा, यानी कि ऐसी ज़मीन, भाग मतलब लैंड, जो किसको दे दी गई, शाला को। शाला क्या होती है, स्कूल, तो स्कूल को जो लैंड दे दी गई उसको क्या बोलेंगे, शाला भागा। ब्रह्मदया, ब्रह्मदया को ही अग्रहार भी बोलते थे। तो ब्रह्म से पता लग रहा है जो ब्राह्मणों को दी जा रही है लैंड, तो दैट लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण इज नोन एज द ब्रह्मदया या फिर अग्रहार। फिर एक आती है वेलन वगई। ये वेलन वगई किसको दी जाती थी, ये नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स को दी जाती थी। लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स इज नोन एज वेलन वगई। उसके बाद आता है पली छंदम। पली छंदम जो थी ये जैन इंस्टीट्यूशन वालों को दी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, इसको याद रखिएगा। पली छंदम, जो लैंड किसको दी जाती थी, जैन इंस्टीट्यूशन वालों को दी जाती थी। फिर आता है देवदान। देवदान को ही क्या बोलते हैं, तिरुनाम अतुकनी। तिरुनाम अतुकनी, ये लैंड दी जाती थी टेम्पल के लिए। देवदान से तो पता चल जाएगा इजीली कि टेम्पल के लिए दी गई, पर अगर तिरुनाम अतुकानी लिख दिया तो फिर कंफ्यूजन हो सकती है। तो ऐसी ज़मीन जो किसको दी जाती थी, टेम्पल्स के लिए दी जाती थी। अब देखो, जो भी लैंड दे दी गई ना जिसको, उसकी अपनी मर्जी है कि उस लैंड का उसने क्या करना है। वो चाहे से एग्रीकल्चर करे, वो चाहे से खाली रखे, जो मर्जी करे, ठीक है, तो उनकी अपनी चॉइस हुआ करती थी। एक 12th सेंचुरी एडी का हमें तमिल वर्क मिलता है जिसमें बताया गया है अबाउट द मेल एंड फीमेल्स, ठीक है, कि क्या क्या वर्क उनके हुआ करते थे उस टाइम पे। तो उसको बोला गया पेरियम पुरानाम। इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये बुक है पेरियम पुरानाम, जिसके अंदर हमें मेल और फीमेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। एक अदनूर आ जाती है। अदनूर में लिखा गया है कि पुलैयाज हुआ करते थे। पुलैयाज वर आउटकास्ट पीपल। इनको काउंट किया जाता था आउटकास्ट बाय ब्राह्मण और वेलालाज। वेलालाज कौन थे, पीजेंट्स। अब देखो यहाँ पे वेलन वे गई देखी हमने, तो वो जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट थे उनको दी गई थी। और यहाँ पे लिखा गया अदनूर जो बुक थी कि जो पुलैयस थे वो आउटकास्ट पीपल हुआ करते थे। कौन बोलता था उनको आउटकास्ट, तो ब्राह्मण और वेलालाज जो पीजेंट्स हुआ करते थे, ब्राह्मण पीजेंट्स हुआ करते थे। जैसे ही चोलास का डिक्लाइन हुआ, हमने देखा कोलुतिंग किंग आया, बहुत ही वीक रूलर था। पांड्यास दोबारा से इमर्ज करेंगे और कहीं ना कहीं इनकी जो डायनेस्टी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे अब चोलास के ख़त्म होने के बाद राजपूत्स बड़े ज़्यादा इमर्ज करेंगे। और राजपूत तो इमर्ज कर रहे हैं इस रीजन में, साथ में बहुत सारे इन्वेजन्स होने शुरू होंगे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन, मतलब बाहर से आएंगे अब फॉरनर्स जो कि अटैक करेंगे बड़े सारे इंडिया के अंदर। बस यहीं पे ख़त्म होती है स्टोरी ऑफ चोलास। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अबाउट द ट्राइपेटाइट स्ट्रगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमें बड़ी सारी डायनेस्टीज़ पढ़नी है। सो अभी इसी लेक्चर को यहीं पे कंपाइल कर देते हैं, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ बिकॉज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। आज हमने स्टार्ट किया विद द चोला चेरा पांड्या। चेरा को केरला पुत्र भी बोला जाता है। बो एंड एरो इनका साइन हुआ करता था और इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज एट कराल। फिर हमने देखा पांड्यास के बारे में, इनका जो सिंबल था इट वाज फिश और इनकी कैपिटल थी मदुरई के अंदर। फिर हमने देखे चोला, चोला का जो साइन था इट वाज टाइगर और इनकी कैपिटल थी उरैयूर में। नाउ चेरा के बारे में हमें कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, तो दो सोर्सेज से मिली। एक था ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा था अशोका का सेकंड वाला मेजर एडिक्ट, जो दूसरा अभिलेख था उनका मेजर वाला, उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जो अशोका का सेकंड पिलर एडिक्ट था बेसिकली, उसमें इनको मेंशन किया गया है केरला पुत्र के नाम से, ठीक है। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वहाँ पे लिखा गया है चेरा पुत्र। उदयन जरैल एक किंग आते हैं, चेरा किंग, जिन्होंने खाना दिया था, जो जनरेशन थी बेसिकली महाभारत में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सेन गुत्रन ने क्या स्टार्ट किया, तो कन्नगी पूजन शुरू किया और बहुत सारे किंग्स को भी इन्वाइट किया। आदिगमान ने शुगर केन की फार्मिंग शुरू करी थी। इनके बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जैसे कि मुजेरिस और बंदर चेरा। पांडेस की बात करें तो कैपिटल मदुरई में थी। साइन इनका फिश था। लैंग्वेज तमिल इमर्ज हो रही थी। मैट्रिलिनियल सोसाइटी मिलेगी। पर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। इंडिका बुक में हमें पांड्या के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इन्होंने समंदर की पूजा शुरू करी थी। एक किंग आते हैं नेडियन करके, उन्होंने समंदर की वर्शिप शुरू करी थी, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में भी हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन से, जो अशोका का मेजर एडिक्ट है सेकंड वाला, उससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो चेरा की भी इंफॉर्मेशन मिली और पांड्या की भी इंफॉर्मेशन मिली, पर चोलास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमें अशोका के सेकंड मेजर एडिक्ट पर से। उसके अलावा कॉटन ट्रेड किया करते थे, पर चोलास बहुत ज़्यादा कॉटन ट्रेड करने वाले हैं। उनका जो कॉटन था दैट वाज वेरी फाइन, ठीक है। तो चोलास जो थे वो ज़्यादा ट्रेड करेंगे।
उसके बाद चोलास की हमने बात करी तो इनकी कैपिटल वाज उरैयूर, बहुत सारा लिटरेचर फ्लरिश हुआ। चोलास की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है पन्निनी की अष्टाध्यायी बुक से। कराईकल इसके इम्पॉर्टेंट किंग थे। इन्होंने एक डैम बनवाया था कावेरी रिवर के ऊपर, ये भी इम्पॉर्टेंट था। बाकी ये पोर्ट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। चेरा के 2 पोर्ट थे, मुजिरिस और बंदर चेरा। चोला के 2 थे, पुहार और उरैयूर। पांड्या के 2 थे, दैट इज़ द कोरकाया और आपका सलेयूर। तो PKS से याद रखना, PKS, ठीक है, पांड्या, कोरकाया, सलेयूर। उसके बाद संगम लिटरेचर, वो जो हमने संगम पीरियड पढ़ा था कल वाले लेक्चर में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ लिटरेचर भी डेवलप हुआ, जैसे कि जीवक चिंतामणि जैन लिटरेचर था, सिलापदिकरम जैन लिटरेचर था, तोलकापियम तमिल लिटरेचर था, तिरुकुराल को बाइबल ऑफ तमिल भी बोला जाता है, मणिमेकाली जो था ये आपका बुद्ध लिटरेचर था। उसके बाद चोला किंग्स के बारे में हमने पढ़ा जो 8th सेंचुरी AD में आए थे, ठीक है, साथ में ही पढ़ लिया हमने ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे बाद में। तो इसके फाउंडर थे विजयलाया, ये फ्यूडल थे पल्लवास के, पर जो एक्चुअल किंग आए वो आदित्य वन आए, बिकॉज इन्होंने क्या किया, पल्लवा के जो राजा थे अपराजिता उनको डिफीट कर दिया था। उसके बाद प्रांतक वन आए, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से मिल जाती है। फिर प्रांतक 2 आए जिनका टाइटल उत्तम चोला था। राजा आए जिनको अरुमोली वर्मन और एक और इनके नाम पे एक टेम्पल है राजा राजेश्वर टेम्पल, या जिसको बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। उल्कानंद पेरुमल का टाइटल ये ले लेते हैं। फिर आते हैं राजेंद्र जिन्होंने गंगाई कोंडा का टाइटल लिया था, कदरम कोंडा का टाइटल लिया था। फिर आएंगे राजाधिराजा, ज़्यादा एमिनेंट किंग नहीं थे। फिर इनका बच्चा आ जाएगा कोलुतिंग, ये तो बहुत ही वीक रूलर था, और इसी के साथ चोला जो एम्पायर था वो उनकी जो फ्लरिश हो रही थी इतनी ज़्यादा डायनेस्टी, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। जब चोलास फ्लरिश कर रहे थे तो होयसला आपको कर्नाटका में मिल जाएंगे और पांड्याज रिवाइव कर रहे होंगे। प्रांतक वन के बारे में हमने देख लिया, और इनको किसने डिफीट किया था प्रांतक वन को, तो एक इंद्र 3 आते हैं राष्ट्रकूट किंग, उन्होंने डिफीट किया था, ठीक है, जो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेशन करेंगे। उसके अलावा अरुमोली वर्मन राजा 1, इन्होंने श्रीलंका में अटैक करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे नेवल बैटल हुई थी नेवी के साथ, कंडलूर सराई। महामुंडी कोंडा का टाइटल लेते हैं जैसे ही मदुरई को अटैक करते हैं। उल्कानंद पेरुमल इन्हीं का टाइटल था। बृहदेश्वर टेम्पल इन्होंने बनवाया है जिसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी बोला गया, तंजौर में बनवाया था ये। द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल था। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाते हैं नागापट्टिनम में। मॉलदीव्स को इन्होंने नेक्स कर लिया था, मतलब इंडियन ओशन में इनकी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस आपको देखने को मिल जाएगी। इस इमेज से आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो। राजेंद्र 1 की बात करें तो इन्होंने भी क्या किया, पहले तो महिंदा 5 को डिफीट ही किया था, इन्होंने तो बहुत बुरे से पीटा और अपने साथ वापस ले गए और बंदी बना लिया था। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंडियन ओशन पे अपना पूरा कंट्रोल रखा। इन्होंने इवन बंगाल तक अपना एक्सपांशन किया, महिपाल को वहाँ पे डिफीट कर दिया था। महिपाल जो थे ये पाला रूलर हुआ करते थे। उसके बाद चोलास का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, जैसे ही कोलुतुंग राजा बनते हैं जो भी एरिया इन्होंने कॉन्कर किया था वो सारा हाथ से चला जाता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कोलुतुंग। लैंग्वेज जो थी वो तमिल यहाँ पे फ्लरिश कर रही थी। शिवा में बिलीव करते थे, विष्णु में बिलीव करा करते थे। नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी डेवलप होता है। कौन से स्टाइल में होता है, तो द्रविड़ा स्टाइल में होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। और ब्रॉन्ज स्कल्पचर नटराज का बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। उसके बाद एम्पायर को इन्होंने बहुत ज़्यादा डिवाइड किया। फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप की लैंड जो थी उसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से हमने पढ़ा, जैसे वेलन वगई ऐसी लैंड जो किसको दी जाती थी, नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स को दी जाती थी। ब्रह्मदया के नाम से तो नहीं पूछेंगे क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ब्राह्मणों को जो ज़मीन दी गई। यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो होगा अग्रहार जो लैंड हुआ करती थी दैट वाज गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। शालभाग, शाला का मतलब होता है स्कूल, तो स्कूल की मेंटेनेंस के लिए जो ज़मीन दे दी जाती थी दैट इज़ शाला भाग। पलीछंदम, ये जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़मीन दी जाती थी। देवदान से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि देव से पता लग रहा है कि टेम्पल के लिए ज़मीन दी गई होगी। यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो तिरुनामतु कानी से पूछा जाएगा, दैट इज़ लैंड गिवन टू टेम्पल्स। ठीक है, तो जो भी ज़मीन जिसको दे दी जाती थी उसकी अपनी मर्जी होती थी वो उसका क्या यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि राजपूत जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो जाते हैं जैसे ही चोलास का डिक्लाइन होता है और फॉरेन इन्वेजन्स बड़े सारे बढ़ जाते हैं। पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ट्राइपेटाइट स्ट्रगल। अब देखो ये चोलास से पहले का हो रखा है, 750 to 1000 AD के आसपास से आपको मिलेगा। तो मतलब चोलास ये बाद में आए हैं, इसके बारे में हम
बाद में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चोला एक कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ लिया। मैंने आपको सेंचुरी बता दी 8 सेंचुरी एडी, पर अब दोबारा से हमें 750 एडी जब डेथ हुई थी हर्षवर्धन की तो उनके पास जाना पड़ेगा और वहाँ से ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के ऊपर हम बात करेंगे। याद करो हर्षवर्धन जी के बारे में, कनौज में ही थी ना उनकी कैपिटल, शिफ्ट कर दी थी उन्होंने थानेसार से कनौज की तरफ। क्यों करी थी? क्योंकि कनौज एरिया जो था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। ठीक है, सो इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो इसको टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इफ़ यू like the video, do like and share or also subscribe my channel. Thank you everyone. Have a nice day.